हेलो स्टूडेंट, अपना चल रहा था व्यक्तिकरण, खत्म हो गया था। अब हम व्यक्तिकरण के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, व्यक्तिकरण के कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करते हैं हम व्यक्तिकरण के। तो देखो आप किताब खोल ले, सब किताब खोल के बैठे बेटा। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लिख लेंगे क्वेश्चन को, मैं इसका आंसर कराऊंगा। तो एक पहला जो एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, मैं एग्जाम्पल नंबर करा रहा हूँ 12.3। एग्जाम्पल नंबर है एग्जाम्पल नंबर 12.3। ठीक है, और पेज नंबर है ये, पेज नंबर है आपका 288। कितने पे है? 288। क्वेश्चन किताब खोले, किताब खोले सब। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यंग डिस्क्रीट प्रयोग में व्यतिकरण तरंगों के आयामों का अनुपात। यंग डिस्क्रीट प्रयोग में व्यतिकरण तरंगों के आयामों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो मैंने आयाम कितने माने थे? एक माना था A1, ठीक है, एक तरंग का, एक का माना था A। इनका अनुपात दे रखा है 3:2। समझ में आई बात? ठीक है, किसी व्यतिकरण डिस्क्रीट में, यंग डिस्क्रीट प्रयोग में व्यतिकरण तरंगों का आयाम का अनुपात दे रखा 3:2। चमकीली तथा काली फ्रिंजों के लिए ज्ञात कीजिए। चमकीली तथा काली फ्रिंजों के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना है? पहला पॉइंट ज्ञात करना है आयामों का अनुपात। ठीक है, अधिकतम मतलब चमकीली फ्रिंज बनेगी, तो दूसरा पॉइंट ज्ञात करना तीव्रता। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यतिकरण में यंग डिस्क्रीट प्रयोग में तरंगों के आयामों का अनुपात दे रखा है A1 और A2 दे रखा है 3:2। ठीक है, तो उसमें उस प्रयोग में उच्चिष्ट के लिए और निम्निष्ट के लिए, चमकीली तथा काली फ्रिंजों के लिए। बेटा चमकीली कब बनती है? जब संपोषी व्यतिकरण होता है। काली फ्रिंज कब बनती है? जब विनाशी व्यतिकरण होता है। समझ में बात? तो आयाम ज्ञात करना है चमकीली और काली फ्रिंजों का। ठीक है, और तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है कि उस समय तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। समझ में बात? ठीक है, तो जब चमकीली फ्रिंज बनेगी तो आयाम बेटा क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। और अधिकतम में आयाम आपको बताया था, आर मैक्सिमम प्राप्त हुआ था आपके पास। आर मैक्सिमम हुआ था A1 प्लस में A2 प्राप्त हुआ था। ठीक है, A1 अपॉन में A2 का अनुपात दे रखा है 3/2। ठीक है, और आर मिनिमम प्राप्त हुआ था, ये तो कब था? ये कब प्राप्त हुआ था? संपोषी में, चमकीली के लिए। इसके लिए चमकीली के लिए। ठीक है, चमकीली फ्रिंज के लिए। ठीक है, चमकीली फ्रिंज के लिए। और आर मिनिमम का प्राप्त होता है विनाशी व्यतिकरण में, और विनाशी व्यतिकरण में आयाम प्राप्त होता है A1 माइनस में A2। ठीक है, और ये प्राप्त हुआ था काली फ्रिंज के लिए। किसके लिए? काली फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो इनका मान रख देंगे, सबका मान अपने पास है। ठीक है, तो आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा? आर मैक्सिमम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 3 प्लस में 2 बराबर में 5। ठीक है, और आर मिनिमम कितना आ जाएगा? आर मिनिमम आ जाएगा आपके पास 3 माइनस में 2 बराबर में। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात कितना प्राप्त हो गया? आर मैक्सिमम अनुपात आर मिनिमम। ठीक है, ये प्राप्त हो गया आपका 5:1। ठीक है, अब तीव्रता, तीव्रता मैंने बताई, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, तो तीव्रता अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता, तो आई मैक्सिमम। ठीक है, आई मैक्सिमम समानुपाती होगी आई मैक्सिमम के लिए। अधिकतम तीव्रता में आयाम में क्या होता है? अधिकतम होता है, तो ये समानुपाती होगी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आर मैक्सिमम का स्क्वायर, तो आई मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ कोई समानुपाती नहीं होता के आर मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, किया जाएगा आर मैक्सिमम का स्क्वायर। इसी प्रकार से आई मिनिमम निकालेंगे तो के आर मिनिमम का न्यूनतम आयाम का स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ चला गया समानुपाती किया गया, यहाँ भी ऐसे नहीं होती। दोनों का अनुपात निकाला, आई मैक्सिमम बटे में आई मिनिमम। ठीक है, बराबर में जब कैसे ठीक कर जाएगा? आर मैक्सिमम का स्क्वायर बटे में आर मिनिमम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है? आई मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम। ठीक है, ये दे रखा है 5 का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर।
तो आई मैक्सिमम बटे में आई मिनिमम कितना प्राप्त हो जाएगा 25 बटे में, ये 25:1। समझिए ये आपको पहला क्वेश्चन है जो पूछा है। ये अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात तो आएगा 25:1 और आयामों का अनुपात आएगा 5:1। समझ में बात? ठीक है, फटाफट जो क्या करेंगे नोट करेंगे। ठीक है, फटाफट क्या करेंगे नोट करेंगे। ठीक है, अगला कराते हैं। अगला देखें, एग्जाम्पल नंबर देखें भैया, एग्जाम्पल नंबर 12.4 देखें, पेज नंबर उतना ही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 12.4 देखें आप। तो एग्जाम्पल नंबर 12.4 है, वो क्या करेगा, यंग के डिस्लिट प्रयोग में दो स्लिटों के मध्य की दूरी, यंग के डिस्लिट प्रयोग में दो स्लिटों के मध्य की दूरी 0.2 mm है, मिलीमीटर है। ठीक है, तो 0.2 मिलीमीटर है। स्लिटों के मध्य की दूरी बेटा मान रखिए, मान रखिए डी, कितनी रखी 0.2 mm। ठीक है, 0.2 mm दे रखी है। ठीक है, समझने का स्लिटों के मध्य की दूरी 0.2 mm है। जब स्लिटों पर 8000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य दे रखी बेटा, और तरंगदैर्घ्य दे रखी है 8000 एंगस्ट्रॉम। कितनी रखी है 8000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य दे रखी है। ठीक है, आपतित किया था स्लिटों से 1 मीटर दूरी पर पर्दे पर प्राप्त फ्रिंज की, तो पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पर्दा कितनी दूरी पर रखा हुआ है 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है 1 मीटर दूरी पर, कैपिटल डी होती पर्दे की दूरी और वो रखिए 1 मीटर। ठीक है, ज्ञात क्या करनी है, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। बीटा आपको ज्ञात करना है कि पर्दे पे जो फ्रिंजें बनेंगी उनकी चौड़ाई क्या होगी। सबसे पहले आप देख लेंगे कि सबको मीटर में, इसमें मीटर तरह है मीटर ली, तो 8000 10 की घात माइनस 10 करेंगे, 3 जीरो है, 3 जीरो 10 की घात माइनस 10 में इसको कर देंगे तो 8 गुणा में 10 की घात माइनस में 7 हो गई बात। ठीक है बेटा, 10 की एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे 10 की घात माइनस 10 से गुणा करेंगे, 3 जीरो पहले से लगी हुई है। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है 8000 गुणा में 10 की घात माइनस 10, ये 3 जीरो यहाँ से कम पड़ देगा तो 8 गुणा में 10 की घात माइनस में 7 मीटर। तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसको मीटर में बदलेंगे। देखो मिलीमीटर को मीटर बदलते हैं तो 10 की घात माइनस 3 से गुणा करते हैं, मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ गुणा कर दिया 0.2 गुणा 10 की घात माइनस में 3 मीटर। ठीक है, समझ में आई बात, ये चीज समझ में आई बात। ठीक है, तो देखो अब यहाँ हम फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला लगाते हैं बीटा बराबर में फॉर्मूला लगाया, बीटा बराबर में फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो बीटा बराबर में यहाँ फ्रिंज ये तरंगदैर्घ्य कितनी रखी है 8 गुणा में 10 की घात माइनस में 7। ठीक है, डी का मान कितना रखा है, डी का मान गुणा में 1 बटे में 0.2। ठीक है, 0.2 गुणा 10 की घात माइनस में 3। ठीक है, समझ में आ? तो यहाँ फ्रिंज चौड़ाई है तो मात्रा का आपको मीटर में आएगा। ये ऊपर गया 10 की घात माइनस 3 तो कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 10 की घात माइनस में 4। कितनी हो जाएगी 10 की घात माइनस में 4 हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज पॉइंट हटा देंगे, एक के ऊपर बढ़ा देंगे तो यहाँ बीटा बराबर में आ गया, एक पॉइंट हटाए एक वाली, तो यहाँ 80 इंटू में 10 की घात माइनस 4, ये ऊपर गया 10 की घात माइनस 7 है, ऊपर में 10 की घात माइनस 3 प्लस की हो गई 3, और 4 में से कितना माइनस 7 में से कितना चले गए 3 चले गए, माइनस के 4 बटे में कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 40। तो बीटा बराबर में ठीक है 40। ठीक है, तो यहाँ 40 इंटू में 10 की घात माइनस में 4 मीटर। समझ में आ? ठीक है, अगर मिलीमीटर में चेंज करना चाहो तो क्या करेंगे, यहाँ आप क्या कर देंगे, एक जीरो का नीचे
निकालेंगे मतलब कम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 mm आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 mm, एक 0 को नीचे ले लेंगे 0 0 पड़ जाएगा, ठीक है। तो mm में लेंगे तो एक 0 को नीचे ले जाएंगे, एक 0 कम कर लो तो बीटा बराबर में mm में कितने 4 होगा 10 की घात -3 लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, मीटर या फिर 4 mm, ठीक है। ये आपको क्या होगा फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी, समझ में बात, ये क्या आ जाएगी आपकी फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। फटाफट नोट करो। हाँ बेटा, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्रम में हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12.5, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12.5 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.5 पेज नंबर 9, ठीक है। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यंग के द्विसुलिट प्रयोग में तरंग दैर्घ्य 6600, ठीक है, 6600, ये गलत लिखा हुआ है बेटा इसमें ये 6600 ही, हाँ 6600 ही है, 6600 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश प्रयुक्त करने पर दृष्टि क्षेत्र में 60 फ्रिंजें दिखाई देती है, ठीक है। तो बेटा यहाँ दे रखा है यदि मैं 6600 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित करूं, ठीक है, तो पर्दे पर कितनी फ्रिंजें बनती हैं 60 फ्रिंजें बनती हैं, कितनी फ्रिंजें बनती हैं 60 फ्रिंजें बनती हैं, समझ में आ, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य 4400 का प्रकाश प्रयुक्त करने पर कितनी फ्रिंजें बनेगी, समझ में आ, 4400 तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपको करने पर बेटा दो तरंग दैर्घ्य दे रखे हैं, 6600 तरंग दैर्घ्य दे रखी है, लैम्ब्डा वन मान लेते पहली तरंग दैर्घ्य को। जब इतनी तरंग दैर्घ्य का हम प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो कह रहा है यदि हम 6600 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित करते हैं तो कितनी फ्रिंजें होगी, फ्रिंजों की संख्या मान ली मैंने इसके लिए n1, मान ली n1 बराबर में मान ली मैंने 60 बन रही, कितनी बन रही 60 बन रही, वो कह रहा है कितनी फ्रिंजें बन रही 60। अब वो कह रहा है यदि हम प्रकाश आपतित करें लैम्ब्डा 2 4400 एंगस्ट्रॉम, इसका 4400 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित करें तो कितनी फ्रिंज बनेगी n2 ज्ञात करना, समझ बात, ठीक है, कितनी फ्रिंजें बनेगी, समझ बात, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, समान होती है, ठीक है। फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो जब फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई समान होती है तो अपने पास n फ्रिंज बन रही है, तो n फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीटा बराबर में n लैम्ब्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d हो जाएगा, ठीक है। अब मान लिया कि 60 जो फ्रिंजें बनी, 60 जो फ्रिंजें बनी है, ठीक है, तो 60 जो फ्रिंजें बनी है वो कौन सी तरंग दैर्घ्य की बनी, इतनी तरंग दैर्घ्य की बनी है, ठीक है। तो जितनी 60 जो तरंगें जो 60 फ्रिंजें बनी वो क्षेत्र को घेरेंगी, ठीक है, उतनी ही इसके लिए तरंग दैर्घ्य इसके लिए जो फ्रिंजें बनेंगी वो भी उतना ही क्षेत्र घेरेंगी, समझ में आई बात, ठीक है, नहीं आई समझ में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये मान लिया कि 60 फ्रिंजों ने 10 मीटर का क्षेत्र घेरा, कितना घेरा 10 मीटर का क्षेत्र घेरा, 10 मीटर क्षेत्र में 60 फ्रिंजें बनी, ठीक है। तो उतनी ही ये n1 में है तो उतनी ही इसमें n2 में बनी, तो उतना ही क्षेत्र घेरेगी, समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों के लिए फॉर्मूला बना सकता हूँ, ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई का, तो मैं दोनों के लिए फॉर्मूला बना सकता हूँ, ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, आपके पास फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है फ्रिंज चौड़ाई का, बीटा बराबर में होता है n फ्रिंज बन रही है, n के लिए n लैम्ब्डा d कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, ठीक है। और ये मैंने मान लिया कि जो तरंग इतने क्षेत्र में w, मैंने ये मान लिया कि ये जो फॉर्मूला है ये n फ्रिंजों के लिए, किसके लिए है, n फ्रिंजों के लिए, ठीक है। तो मैं यदि बात करूं कि कितनी चौड़ाई होगी फ्रिंजों की, तो ये कितनी चौड़ाई, ये जो फ्रिंजें बनी है ये क्या होगी, चौड़ाई होगी n बीटा बराबर एक फ्रिंज की चौड़ाई, आइए तो n फ्रिंजों कितनी आ जाएगी, ये एक फ्रिंज की चौड़ाई है और ये एक बड़ा और कितना होगा n फ्रिंजों चौड़ाई होगी, ठीक है। तो समझ में आई बात, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ इसको n1 लैम्ब्डा 1 कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, कैपिटल D और स्मॉल d समान है दोनों के लिए,
खाली ये बदल रही है। जब ये समान है डी और कैपिटल डी तो ये फ्रिंज तो एक समान बनेगी, तो फ्रिंज एक समान बनेगी। दूसरी के लिए n2 लैम्बडा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल d, ठीक है, समझ में आ? इतनी तरंगदैर्घ्य के लिए इतनी साइड फ्रिंजें बन रही है, तो इतनी तरंगदैर्घ्य में इतनी फ्रिंजें बनेंगी, क्षेत्र तो समान घेरेंगी। मान लिया यहाँ साइड फ्रिंज 10 मीटर घेरा, तो यहाँ भी कितनी घेरेंगी, क्षेत्र समान है 10 मीटर घेरेंगी, टोटल क्षेत्र समान होगा। तो यहाँ से मैंने बात कर ली कि केवल डी और स्मॉल डी तो कैपिटल डी स्मॉल डी समान है, केवल लैम्बडा को ही बदल रहे हैं, तो ये डी से डी कट जाएंगे दोनों, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा n1 लैम्बडा 1 बराबर में n2 लैम्बडा 2, समझ में? तो हमें क्या निकालना है, n2 निकालना है, तो n2 बराबर में लेंगे लैम्बडा n1 लैम्बडा 1 बटे में लैम्बडा 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, n2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तो n1 बराबर 60 दे रखा है, गुणा में ये कितना आ जाएगा, ये 6600 बटे में 44, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, समझ में ये बात, ठीक है। जब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो n2 बराबर में कितनी आ जाएंगी, आप यहाँ करके देखेंगे, तो देखो यहाँ करके देखेंगे तो कितनी 6 में गुणा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ n2 बराबर में आ जाएगी 90, कितना आ जाएगा 90 फ्रिंजें बनेंगी, कितनी बनेंगी 90 फ्रिंजें बनेंगी, समझ कितनी फ्रिंजें बनेंगी 90 फ्रिंजें बनेंगी, समझ बात। जब हम इतना प्रकाश आप इतनी तरंगदैर्घ्य प्रकाश आपतित करें, ध्यान सुनो, इतनी तरंगदैर्घ्य प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो साइड फ्रिंजें बन रही हैं, ठीक है। और जब हम इतनी का आपतित करेंगे तो फ्रिंजों की संख्या, बेटा दूरी जैसे 10 मीटर में बन रही है, ये 10 मीटर में बन रही है, तो ये भी 10 मीटर में ही बनेंगी, लेकिन इनकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी, ठीक है। जितने क्षेत्र को ये कवर करेंगी साइड, उतने क्षेत्र को ये कवर करेंगी। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा कि जो फ्रिंजों की संख्या पर डिपेंड थोड़ी करता है लैम्बडा करता है फ्रिंज की चौड़ाई पर डिपेंड, डी और स्मॉल डी समान है, ठीक है। तो जब हम लैम्बडा का मान घटाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, समझ, तो ज़्यादा फ्रिंज बनेगी, समझ में, ठीक है। फ्रिंज क्षेत्र उतना ही घेरेंगी, लेकिन फ्रिंज क्या बनेंगी, ज़्यादा बनेंगी, समझ बात, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, ना कि उसका क्षेत्र, जो उसी क्षेत्र में उतने ही क्षेत्र में, ठीक है। मान लिया 10 मीटर का पर्दा है, हाँ सुनो, 10 मीटर का पर्दा है, उसमें साइड फ्रिंज बन जाएंगी, ठीक है, 10 मीटर क्षेत्र में। तो अब ये 6600 के लिए है, यदि 4400 आप कर रहे हो 10 मीटर में ही बनेंगी फ्रिंज, तो ठीक है। इसलिए मैंने दोनों क्या किया है, बराबर किया है, जितना क्षेत्र इसके लिए होगा उतना क्षेत्र इसके लिए होगा, ठीक है। लेकिन खाली फ्रिंजों की संख्या बदल जाएगी, छोटी छोटी फ्रिंज बन जाएंगी, ज़्यादा फ्रिंज नहीं होगी, तरंगदैर्घ्य क्या हो गई है, कम हो गई, सही बात, ठीक है। तो अब हम बात करें, इसको फटाफट उतारो, आप जल्दी उतारो, हाँ उतार लिया होगा सबने, हाँ भाई। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर देखो भैया, एग्जाम्पल नंबर देखो 12.6 पेज नंबर इतने पे है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, देखो एक वर्णीय प्रकाश है जिसमें एक वर्णीय प्रकाश जिसमें 6200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये गलत है, इसको बताओ 4200 है, कितना है ये, आप 4200 कर ले, 6200 की जो जगह दे रखी है 6200 ये क्या करें आप 4200, ठीक है। तो 4200 एंगस्ट्रॉम तथा 4800 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य उपस्थित है एक वर्णीय प्रकाश में, यंग स्लिट प्रयोग में व्यक्तिकरण उत्पन्न करने में काम आ रही है, ठीक है। स्लिटों के मध्य की पार्थक्य मतलब दूरी, स्लिटों के मध्य की दूरी दे रखी है भैया, स्लिटों के मध्य की दूरी आपको दे रखी है, वो दे रखी है स्मॉल डी होती है 2 mm, दे रखी है 2 mm, ठीक है। स्लिटों के मध्य की दूरी देखिए 2 mm, स्लिटों और पर्दे के मध्य की दूरी देखिए 1 mm, स्लिटों और पर्दे के मध्य की दूरी कैपिटल डी दे रखी है 1 mm, ठीक है, समझ में
1 mm दे रखी है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट जो केंद्रीय फ्रिंज बनेगी, ठीक है, वह उससे केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जब दोनों तरंग दैर्घ्यों के कारण बनने वाली चमकीली फ्रिंजें संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी। तो देखो यहाँ बेटा आप ध्यान दें, ये क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि ये दो स्लिट दे रखी है S1 S2, इनके मध्य की दूरी दे रखी है 2 mm दे रखी है, इनके मध्य की दूरी दे रखी है 2 mm, ठीक है। और पर्दा ये है, पर्दे के मध्य की दूरी दे रखी है 1 mm दे रखी है 1 mm। ये केंद्रीय उच्चिष्ट है भैया, O है, O बिंदु। तो यहाँ से ये पूछा क्या है इसने, यहाँ से जो फ्रिंज बनेगी तो ये पूछा है केंद्रीय उच्चिष्ट वह न्यूनतम दूरी, तो यहाँ तक की न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ये x ज्ञात करना है जहाँ दोनों तरफ है, कौन तरफ है, 4200 से और 4800 से, ठीक है, दोनों जो फ्रिंजें बने वो आपस में क्या करें, ओवरलैपिंग करें। क्या करें? ओवरलैपिंग करें। समझ में? एक बार क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। एक वर्णीय प्रकाश हो जिसमें 6200 के क्या करेंगे, 4200 एंगस्ट्रॉम तथा 4800 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य उपस्थित है। एक प्रकाश है उसमें दो तरंग दैर्घ्य उपस्थित है, एक तो है भैया 4200 एंगस्ट्रॉम की और एक है 4800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब साहब ये तरंग दैर्घ्य दोनों में उपस्थित है, ठीक है। यंग डिस्क्रीट प्रयोग में व्यक्तिगत उत्पन्न करने में काम आ रहा है ये प्रकाश जिसमें दो तरंग दैर्घ्य उपस्थित है 4200 की और 4800 की, ठीक है। स्लिटों के मध्य की दूरी मैंने 2 mm ले ली है, पर्दे के मध्य की दूरी 1 mm ले ली है। तो केंद्रीय फ्रिंज से यहाँ केंद्रीय बनी, इससे कितनी दूरी पर, ठीक है, केंद्रीय से वह न्यूनतम दूरी क्या करो जहाँ दोनों तरंग दैर्घ्यों के कारण बनने वाली चमकीली फ्रिंज, इसके द्वारा बनने वाली ब्राइट फ्रिंज और इसके द्वारा बनने वाली ब्राइट फ्रिंज दोनों ही क्या करेंगी, दोनों ही क्या करें, ओवरलैपिंग करें। क्या करें? ओवरलैपिंग करें, संपाती हो, एक ही स्थान पे बने, एक के ऊपर दूसरी बने। समझ मेरी बात? ठीक है। तो बेटा जब तरंग दैर्घ्य आपके पास दो दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2। दूरी समान है, इसके लिए भी उतनी दूरी पे बन रही है, उसके लिए भी उतनी दूरी बन रही है, x पे बन रही है। समझ में आ? ठीक है। केवल क्या तरंग दैर्घ्य जगह दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। तो अपने पास तरंग दैर्घ्य दे रखी है लैम्बडा बराबर में 4200 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, ठीक है। दूसरी दे रखी है लैम्बडा 2 बराबर में 4800 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। अपने पास जब दूरी समान है तो 4200 के लिए भी x दूरी पे बन रही है और 4800 के लिए भी x दूरी पे बन रही है। तो मैं इस फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मान लिया इसमें n1 फ्रिंज बनी, इसमें n2 फ्रिंज बनी, तो यहाँ n1 लैम्बडा 1, ठीक है, कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d बराबर में n2 लैम्बडा 2 कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। समझ में आएगी बात? ठीक है। तो ये तो खत्म हो गए। यहाँ बचा n1 लैम्बडा 1 बराबर में n2 लैम्बडा। समझ में आएगी बात? तो ये आपके पास बचा है। अब हम यहाँ रख लेते हैं, देखो यहाँ रखेंगे, देखो n1 बटे में n2, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया। समझ में आएगी बात? इसको मैं इधर ले गया और इसको मैं कहाँ ले गया, इधर ले गया, ठीक है। n1 लैम्बडा 1, अब n1 लैम्बडा 1 बराबर में n2 लैम्बडा 2, ठीक है। तो जब मैंने ये बात यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला है, तो जब हमने यहाँ कंक्लूजन निकाला तो हमारे पास क्या कह रहा है वो कि वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करनी है? वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। समझ? तो देखो, तो यहाँ ये आ गया लैम्बडा 2 बटे में क्या है, लैम्बडा 2 बटे में लैम्बडा, n1 बटे में n2 बराबर में लैम्बडा 1 कितना है, लैम्बडा कितना है, 48, कितना दे रखा है, 4800, ठीक है, बटे कितना दे रखा है, 4200, ठीक है। तो देखो यहाँ कट गया ये, और यहाँ कितना आएगा, 8 6 48 और 8 7 42, 6 से 42, 6 7 6 8 48, 6 7 42, ठीक है। ये काटे मैंने, तो देखो n1 फ्रिंज बन रही है, ठीक है। n1 जब n1 फ्रिंज बन रही है, ठीक है, तो मतलब n1 की कितनी फ्रिंज बन रही है, इसके लिए इस तरह दैर्घ्य के लिए कितनी फ्रिंज बन रही है, तो इसके लिए बन रही है 8 और दूसरी के लिए कितनी बन रही है, 7 बन रही है। कितनी बन रही है? 7 बन रही है।
ठीक है। तो 4200 पहली तरंग दैर्घ्य किसकी कौन सी थी, N1 की तरंग दैर्घ्य थी 4200। तो 4200 तरंग दैर्घ्य के लिए 8 भुजा बन रही है, ठीक है। और दूसरी तरंग दैर्घ्य 4800 की कितनी बन रही, 7। तो समझ में आएगा, N1 अनुपात N2 आ गया और ये आ गया 8 अनुपात में 7। तो N1 जब N1 फ्रिंज बन रही है, ठीक है, तो N1 का मान कितना है, 8 फ्रिंज बन रही है। कौन सी तरंग दैर्घ्य के लिए, 4200 के लिए। इसके लिए 4200 और 7 फ्रिंज बन रही है किसके लिए, ये 48 तरंग दैर्घ्य के लिए। ध्यान से सुनो आप, ठीक है। समझ में नहीं आया तो आप एक बार प्रोसेस और करेंगे। देखो हमारे पास क्या पूछा है कि एक प्रकाश है, उसमें 2 तरंग दैर्घ्य दे रखी है। उसमें एक दे रखी है 4200 एंगस्ट्रॉम की और एक दे रखी है 6200 की, 4200 कर लें आप, ठीक है। एक दे रखी है 4200 एंगस्ट्रॉम की और एक दे रखी है 4800 एंगस्ट्रॉम की। जब ये प्रकाश आपतित किया जाता है, ठीक है, तो x दूरी पर 2 फ्रिंज बनती है, 4200 से चमकीली बनती है और 4800 से चमकीली, दोनों ही एक स्थान बनती है x दूरी पर। तो वह x दूरी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, उस x दूरी का ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। समझेगा, ठीक है। तो x दूरी का क्या मान होगा वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई समस्या है, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो x दूरी क्या ज्ञात करना है, हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने x दूरी का मान निकाला था, x का मान निकाला था वहाँ से पता तो चमकीली फ्रिंज के लिए। अच्छा मैंने बताया कि जब यहाँ से मैंने ये कॉन्फिडेंस निकाल दिया कि 8, जब फ्रिंजों की संख्या 8 बनी तो 8 दूरी को 4200 से ज़्यादा फ्रिंज बनी तरंग दैर्घ्य कम है, तो समझ में बात, ठीक है। अब यहाँ देखो 48 तरंग दैर्घ्य बढ़ी तो फ्रिंजों की संख्या भी क्या हो, फ्रिंज चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फ्रिंजों की संख्या घट जाएगी। फ्रिंजों की संख्या घट गई, 7 हो गई और यहाँ कितनी है, 8 है। ध्यान सुनो, ठीक है। तो ये फ्रिंज भी कब बनी है, 4200 में 8वें नंबर की फ्रिंज बनेगी और इससे कौन सी बनेगी, 7वें नंबर की बनेगी। तो दोनों ही क्या होंगी, समपाती होंगी, ठीक है। 4200 एंगस्ट्रॉम में प्रकाश आपतित करेंगे तो वहाँ x दूरी पे जो फ्रिंज बनेगी वो 8वें नंबर की बनेगी। कौन सी बनेगी, 8वें नंबर की बनेगी। और 4800 करेंगे तो 7वें नंबर की फ्रिंज बनेगी। अब दोनों ही समपाती होंगी, बराबर दूरी पे बनेगी, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रख लेता हूँ। दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, चमकीली फ्रिंज व्यक्तिकरण में पढ़ाया था, फ्रिंज चौड़ाई निकालना पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि फ्रिंज चौड़ाई निकालना जो बताया तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि x बराबर में होता है, x बराबर में कोई सी निकाल लो, x के लिए कोई सी निकालो, इसके लिए निकालो तो इसके लिए निकालो। तो मैं बात करूं x बराबर में, ठीक है। तो x बराबर में हमारे पास होता है लैम्बडा, ठीक है, कैपिटल D अपॉन में स्मॉल, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। लैम्बडा का मान आपको पता है, पहली के लिए 4200 है और फ्रिंजों की संख्या कितनी है, ठीक है, फ्रिंजों की संख्या दे रखी है, फ्रिंजों की संख्या दे रखी है 8 दे रखी है, 8 दे रखी है, तो n रख देते हैं। ये आपके पास आया था पहला फॉर्मूला, ठीक है। उसमें देखो चमकीली फ्रिंज के लिए तो x बराबर निकालेंगे तो कोई सी तरंग दैर्घ्य बराबर दूरी पड़ेगी, तो 8 के लिए 4200 है तो मैं 8 लेता हूँ, ठीक है, गुणा में 4200 गुणा में 10 की घात माइनस में 10 एंगस्ट्रॉम बदल दिया। d का मान कितना दे रखा है, 1 के लिए, तो 1 गुणा में 10 की घात माइनस में 3 मीटर बदल दिया इसको, 10 की घात माइनस में 3 बटे में देखो इसका मान कितना दे रखा है, इसको मीटर बदल 2 गुणा 10 की घात माइनस में 3, तो इसको 2 गुणा 10 की घात माइनस में 3, ये तो कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 जीरो घट जाएंगे, कितनी हो जाएगी 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, देखो यहाँ कितना आ जाएगा। तो आप कोई इसी के लिए 4200 के लिए ले सकते हो और या फिर 4800 के लिए। तो x बराबर में 8, तो ये 4 हो गए ना, 4 गुणा में 4200, ठीक है, 4200 या फिर इसको 42 गुणा में 10 की घात माइनस में 8, ठीक है, 10 की घात माइनस में 8। अब यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 गुणा 8, 4 चौका 16, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपके पास x बराबर में, ठीक है, 168, 4 की 8, 4 चौका 16 इनटू में 10 की घात माइनस में 7, ठीक है, और इसमें आ जाएगा मीटर, इसमें आ जाएगा मीटर में, ठीक है।
ये आ जाएगा आपके पास मीटर में, कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस में 7 मीटर में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ बात। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। किताब में क्वेश्चन दे रखा है वो गलत दे रखा भैया, एमएम में है, ये भी एमएम में है और ये भी एमएम में है, तो किताब के आंसर पे आप मत जाना। ठीक है, तो ये 8 के लिए 42 तो रखा ही है, 10 की घात माइनस किया है। ठीक है, और ये 10 की घात मीटर मात्रा पे कितना आ जाएगा, 10 की घात माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये आप ताले फटाफट इसका आंसर लिख लेंगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। और अगला क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ का 5वां क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन बाद में कराना, कोई काम का नहीं हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को आ जाओ भैया, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखो, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रखा है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का तीसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पीरियड नंबर दे रखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नंबर 300 किलो दे रखा है, 300 दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, व्यतिकरण के किसी प्रयोग में पर्दे पर किसी बिंदु पर 700 nm के प्रकाश प्रयोग करने पर तीसरी चमकीली फ्रिंज बनती है। लैम्ब्डा बराबर में जब हम प्रकाश डालते हैं 700 nm का, तो चमकीली फ्रिंज की संख्या लैम्ब्डा 1, तो फ्रिंज संख्या कितनी है, 3, तीसरी फ्रिंज बनती है। फ्रिंज की संख्या कितनी है, 3, तीसरी फ्रिंज बनती है। ठीक है, तीसरी फ्रिंज बनती है। उसी बिंदु पर 5वीं फ्रिंज पर प्राप्त करने के लिए तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5वीं फ्रिंज n बराबर 5वीं फ्रिंज प्राप्त करने के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आपको मैंने अभी प्रॉब्लम बताया था। ठीक है, तो ऐसे दे रखे हो, डी ऑफ कैपिटल डी समान है स्मॉल डी, तो n1 लैम्ब्डा 1 बराबर में n2 लैम्ब्डा 2 लगा देना। ज्ञात क्या करना है आपको, लैम्ब्डा 2 ज्ञात करना है, तो लैम्ब्डा 2 बराबर में n1 लैम्ब्डा 1 बटे में n2। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं लैम्ब्डा 2 बराबर में, ठीक है, n1 का मान कितना है, n1 का मान 3। ठीक है, 700 nm है अपॉन में, ठीक है, इसका मान कितना है 5। ठीक है, तो काट देंगे, कितनी बार गया, 14 बार। ठीक है, कितनी बार, 14 बार। और ये आ जाएगा लैम्ब्डा 2 बराबर में 4200 420 nm। ये आपका आंसर आ जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्न नंबर तीसरा, कौन सा प्रश्न है, तीसरा, वस्तुनिष्ठ का प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ का प्रश्न नंबर तीसरा, फटाफट बता दो, वस्तुनिष्ठ का प्रश्न नंबर तीसरा। हाँ, वस्तुनिष्ठ का अगला देखेंगे, वस्तुनिष्ठ का चौथा देखेंगे, वस्तुनिष्ठ का चौथा।
वस्तुनिष्ठ का चौथा देखते हैं। वस्तुनिष्ठ का चौथा क्या कह रहा है, यंग द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4:9, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की तीव्रताओं का अनुपात क्या है। उच्चिष्ट मतलब चमकीली फ्रिंज और निम्निष्ठ मतलब काली फ्रिंज की तीव्रताओं का अनुपात, मतलब अधिकतम तीव्रता ज्ञात करनी है और न्यूनतम तीव्रता ज्ञात करनी है। बेटा स्लिटों की जो चौड़ाई होती है, ठीक है, वो तीव्रता क्या होती है, समानुपाती होती है। किससे समानुपाती होती है, तीव्रता के समानुपाती। वाकई में 4:9 स्लिटों की चौड़ाई दे रखी है, ये तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है, तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है। ठीक, ध्यान से सुनो, इसमें स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4:9, दे रखा है 4:9। वाकई में जो स्लिटों की चौड़ाई है तीव्रता के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है। तो ये जो दे रखा है 4:9, ये दे रखा है आपके पास स्लिटों तीव्रताओं का अनुपात। किसका अनुपात दे रखा है, तीव्रताओं का अनुपात। तो ये तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है I1 अनुपात I2 दे रखा है 4:9 दे रखा है। ठीक है, 4:9 दे रखा है। ठीक है, I1/9 I2 लिखेंगे तो 4/9। अब उच्चिष्ट मतलब चमकीली फ्रिंज और निम्निष्ठ मतलब काली फ्रिंज की तीव्रताओं का अनुपात, मतलब अधिकतम तीव्रता उच्चिष्ट बनेगा तो अधिकतम तीव्रता होगी और निम्निष्ठ बनेगा तो न्यूनतम तीव्रता होगी। उनका अनुपात पूछा है। तो देखो I मैक्सिमम का मैंने फॉर्मूला लिखाया था बटे में I मिनिमम। ठीक है, दोनों फॉर्मूला लिखाए थे मैंने। I मैक्सिमम होता है, I मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखाया था मैंने अंडर रूट में I1 प्लस में अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर, ये लिखाया था। और I मिनिमम का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, वो लिखाया था मैंने अंडर रूट में I1 माइनस में अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिखाए। ठीक है, तो यहाँ I मैक्सिमम बटे में I मिनिमम बराबर में, ठीक है, I1 I2 मान रखेंगे तो पहले यहाँ I1 प्लस में अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर बटे में अंडर रूट में I1 माइनस में अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर मान रखेंगे यहाँ। तो देखो I मैक्सिमम बटे में I मिनिमम अंडर रूट में 4 प्लस में अंडर रूट में 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में 4 माइनस अंडर रूट में 9 का होल स्क्वायर। समझ बात। तो देखो यहाँ मैंने रखा मान, देखो 2 आएगा यहाँ और यहाँ कितना है 3, 2 और 3 5 का स्क्वायर। तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 25 बटे में 25:1 आ जाएगा अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का। अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का कितना रहेगा 25:1 आ जाएगा। समझ बात। ठीक है, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आ जाएगा 25:1। ठीक है, वस्तुनिष्ठ का देखो, वस्तुनिष्ठ का ये कर लेंगे आप 5वां क्वेश्चन। डिस्क्रीट प्रयोग में 2 भिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश में किया है। पीले रंग का दिया गया 600 nm रंग के लिए तीसरे क्रम में फ्रिंज की स्थिति, दूसरे रंग के प्रकाश के चौथे क्रम की चमकीली फ्रिंज की स्थिति संपाती है। तो दूसरे रंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। वही n1 λ1 बराबर n2 λ2 लगा के आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। समझ में नहीं बात। ठीक है, अब आ जाओ, एक एग्जाम्पल बचा हुआ था, एक एग्जाम्पल आपको कराएंगे हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, समझा देता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल बचा हुआ था 12.7। कौन सा बचा हुआ था, एग्जाम्पल 12.7। ठीक है, पेज नंबर आई
289 पे था। कला संबद्ध श्वेत प्रकाश स्रोत, ठीक है, कला संबद्ध श्वेत प्रकाश स्रोत जिनकी तरंगदैर्घ्य दे रखी है 400 nm से, जिनकी तरंगदैर्घ्य दे रखी है 400 nm से 700 nm, क्लियर है, 400 nm से 700 nm तक की दे रखी है कला संबद्ध स्रोतों की तरंगदैर्घ्य। यंग स्लिट प्रयोग में स्लिटों से गुजारा जाता है इतनी तरंगदैर्घ्य को, तो स्लिटों के पार्थव्य मतलब स्लिटों के मध्य की दूरी दे रखी है, स्लिटों के मध्य की दूरी बराबर 0.5 mm दे रखी है, समझ में 0.5 mm दे रखी है। तो स्लिटों पर्दे और स्लिटों से पर्दा की दूरी दे रखी 50 सेंटीमीटर दूरी पे है, पर्दा डी बराबर दूरी पे है 50 सेंटीमीटर दूरी पे पर्दा रखा हुआ है, ठीक है, पर्दा रखा हुआ है। पर्दे पर फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ केंद्रीय रेखा से 1 मीटर दूरी पे बनती है, ठीक है, तो x बराबर 1 मीटर, मतलब रखा है 1 mm मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर दूरी पर बनती है। तो फिर छिद्र से गुजरने वाले प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्घ्य अनुपस्थित होगी और कौन सी तरंगदैर्घ्य उपस्थित होगी, कौन सी तरंगदैर्घ्य की तीव्रताओं सर्वाधिक होगी, ठीक है, तो ये पूछा है, समझा, ठीक है, तो ये आपके पास पूछा है इसने, तो कौन सी तरंगदैर्घ्य अनुपस्थित होगी। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक श्वेत प्रकाश है जिसकी तरंगदैर्घ्य है 400 nm से 700 nm, ये प्रकाश आपतित किया, ठीक है, तो ये दो स्लिट हैं, ध्यान सुनो, ये दो स्लिट हुई S1 S2, इनके मध्य की दूरी दे रखी है और वो दे रखी है d बराबर ये कैपिटल D, ये दे रखी है 0.5 mm, ठीक है। पर्दा यहाँ रखा हुआ है और पर्दा की दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, दे रखी है 50 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। केंद्रीय बिंदु से 1 mm की दूरी पर यहाँ एक छिद्र है, यहाँ एक छिद्र कर दिया है, ठीक है, कितनी दूरी पर 1 mm की दूरी पर। अब इसमें से जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकलेगी, ठीक है, वो बतानी है कौन सी उसमें उपस्थित होगी और कौन सी अनुपस्थित होगी, ठीक है। यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, इस छिद्र से जो प्रकाश निकलेगा, पर्दे में छिद्र कर दिया 1 mm दूरी पर, केंद्रीय बिंदु से वो से 1 mm दूरी पर पर्दे में क्या कर दिया, एक छिद्र कर दिया, समझ लो, ठीक है, तो पर्दे में छिद्र कर दिया है 1 mm दूरी पर, तो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, ठीक है, उस कौन सी तरंगदैर्घ्य उसमें उपस्थित होगी और कौन सी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अनुपस्थित होगी, ये आपको बताना है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, समझ में आई है तो, नहीं तो हम अगली क्लास में क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन के बारे में मैंने समझा दिया है, नहीं तो अगली क्लास में इसका क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।